चैनल पे आप सभी का दोबारा से स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कृषि, बोले तो एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हम क्या क्या देखेंगे वो आपको अभी बताएंगे, और ये पार्ट एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है वो सब अभी आगे देखेंगे। आज का टॉपिक है कृषि क्या है, ठीक है। और ये राजस्थान बोर्ड मैट्रिक्स का है, और ये 15वां लेक्चर, 14 लेक्चर्स पहले हुए वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाके देख सकते हैं। एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरुआत करते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो आपको अपने मन से नहीं हारना है, मन से जीते रखना है, और आप जरूर अपनी कामयाबी तक पहुँचोगे। तो अब आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखो, अपने चैप्टर का नाम है कृषि। कृषि क्या मतलब होता है कि आप सभी जानते हैं कि लगभग हमारे 90% स्टूडेंट के माता पिता किसान ही है, ठीक है। और भारत की आजीविका यानी जो है उसमें 60% योगदान या 60% लोगों की आजीविका कृषि तय करती है, ठीक है। तो कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण है और कृषि के बारे में पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे भी। और कृषि क्या है, तो कृषि जो हम खेती करते हैं वही कृषि है, ठीक है। और ये देखो, ये एक फोटो है, देख लो आप। इस तरह से किसान मेहनत करते हैं, सुबह उठते हैं। अब देखो, भारत में कृषि कृषि की दृष्टि से भारत में कृषि की क्या दृष्टि है और इसका क्या महत्व है। तो भारत में कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी दो तिहाई जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात करती है। देखो क्या क्या करती है कृषि। पहला तो ये कच्चा माल देती है, कच्चा माल। और दूसरा, हाँ, विभिन्न उद्योगों को कच्चा माल देती है। हमारे लिए खाद्यान्न होता है, खाएंगे क्या, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये चाय, कॉफ़ी, मसालों इनका सबका निर्यात भी करती है। तो इस दृष्टि से हमारे लिए कृषि बहुत इम्पोर्टेंट है, और भारत में कृषि बहुत ज़्यादा होती है। लगभग 37% दुनिया की जनसंख्या में से लगभग 37% लोगों को भारतीय लोगों के द्वारा उगाया गया खाना उन्हें मिलता है, ठीक है। 37 में से 17% तो भारत खुद की जनसंख्या है। विश्व की दृष्टि से तो 20% भारत के सिवाय लोगों तक पहुंचता है, ठीक है। और कृषि क्या कर सकती है, तो वो आपने श्रीलंका में भी देखा था अभी। आप देख लो एक बार, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और इसमें उत्सुकता भी बढ़ेगी। श्रीलंका ने जो रासायनिक उर्वरकों से जो आ रही थी, रासायनिक उर्वरकों द्वारा खेती हो रही थी, उसको उन्होंने एकदम प्रतिबंधित कर दिया, और उन्होंने कहा नेचुरल उर्वरक से खेती करेंगे। इसलिए उनकी खेती एकदम बर्बाद हो गई और आज देश डूबने के कगार पे। ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण था उनकी अर्थव्यवस्था को डुबाने में, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था का लगभग आधा भाग इन्हीं से आता था, ठीक है। तो कृषि क्या कर सकती है, कृषि का पावर देख लो, एग्रीकल्चर का। अब आगे देख लेते हैं कृषि के प्रकार, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि हमारे देखो, कृषि किस प्रकार की जा सकती है। तो एक तो या तो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए है, यानी कि जीने के लिए। दूसरी व्यापार यानी वाणिज्य। तो मुख्य रूप से दो प्रकार की है, कुछ घूम घूम के करते हैं, वो सब आगे हम वो देखेंगे। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। ये हमारे पहले से की जा रही है, और वो भी आर्थिक क्रिया है। पिछले 1000 वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक संस्कृति रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ। पहले खेती एक ओनली फॉर जीवन निर्वाह के लिए होती थी, अब उनमें सार्थक परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार है। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित कृषि तंत्र अपनाए जाते हैं। निम्नलिखित नीचे दिए गए। अब आगे देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले अपने प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ क्षेत्रों में अभी भी की जाती है।
इसका मतलब है कि ऐसी कृषि जो ओनली फॉर अपने 1 साल का खाने का बन जाए। 1 साल का भी नहीं बनता, फिर भी जितना बन पाता वो ओनली फॉर खाने के लिए होता है। जीविका निर्वाह जीवन जीने के लिए की जाती। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों में आदिम पुराने समय के औजारों से की जाती है। लकड़ी के हल, गांवों में खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून मृदा में की जाती है। उनके पास सिंचाई तंत्र तो होते नहीं, इसलिए वे मानसून पे निर्भर रहते हैं। प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर भी निर्भर करती है। अच्छी फसल होगी तो अच्छा मानसून होगा तो अच्छी फसल हो जाएगी। वो सब प्राकृतिक तरीकों पर निर्भर करती है। यह कर्तन दहन कृषि है, यानी कि इसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान भूमि टुकड़े से स्थानांतरित होकर और कृषि के लिए दूसरे भूमि का टुकड़ा साफ करते हैं। और कृषि के इस प्रकार को स्थानांतरण से प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं करते, इसलिए इन प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब देखो बात ये कि कोई जो जीवन निर्वाह कृषि करते हैं वो क्या करते हैं कि जो जंगलों को काटते हैं और वहाँ पे सफाई करते हैं, और सफाई करके वहाँ पे खेती करते हैं। जंगलों को काट के वहीं जला देते हैं, इसलिए वहाँ की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है और वहाँ पे खेती कर लेते हैं 2-3 साल। जब उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, यानी वहाँ पे खेती नहीं होती, तो झूम खेती इस प्रकार की जाती है कि एक स्थानांतरित होकर दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे पेड़ काटते हैं, वहाँ पर भी जलाते हैं और इस तरह आगे चले जाते हैं। और फिर वहाँ पर प्राकृतिक रूप से पेड़ दोबारा से उग जाते हैं, तो इसमें वनस्पति का भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, पर होता है। अब यहाँ पे नीचे लिखा है कि इसको विभिन्न स्थानों पे विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो वे कौन कौन से नाम है, वहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। उत्तर पूर्वी राज्य असम और मेघालय में, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम खेती कहा जाता है। ठीक है, इसका ये प्रचलित नाम है, इसका नाम है झूम। और मैक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है। तो मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोक, मध्य प्रदेश में मसोले, इंडोनेशिया में, मध्य अफ्रीका में, ठीक है, इंडोनेशिया में लद्दाख, वियतनाम में रे। अब भारत के कुछ राज्यों में इसको कहा जाता है मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पोंडा, उड़ीसा में पांडाबेरी या कोमान या बरिंगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्व राजस्थान में वाले या वाल्टरे, हिमाचल क्षेत्र में इसको खेल, और झारखंड में से कुरवा कहा जाता है। ठीक है, ये स्थान याद हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो कुछ गहरी बात नहीं है। ठीक है, हो तो याद कर लो, नहीं हो तो चले। अब देखो, अब देखते हैं गहन जीविका कृषि। वो प्रारंभिक जीविका कृषि थी, अब ये गहन जीविका कृषि है। इसमें क्या है कि इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। ये क्या लिखा है, वो गहन जीविका खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक, कुछ नहीं फर्क है। पहला फर्क है कि प्रारंभिक में कोई रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं होता, उनके पास जमीन बहुत ज़्यादा होती है। इनके पास जमीन नहीं होती है और रासायनिक उर्वरकों बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, जैव रासायनिक और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। भूस्वामित्व में विरासत में अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा होता है और लाभप्रद होता, मतलब जो एक बाप है उस जगह एक बाप है, एक व्यक्ति है, उसके पास 4 हेक्टेयर ज़मीन है और यदि उसके 8 लड़के तो वो आधा हेक्टेयर आ गया सब में। और यदि इसके भी 4 हो गए तो फिर क्या बचेगा, वो उसका घर भी नहीं बनेगा होता है। और किसान के वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार
लेने की कोशिश करते हैं। ज़मीन कम होती है, उन्हें जीना तो उन्हें भी होता है। अब देखते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या होता है कि ये व्यापारी कृषि होती है जिससे व्यापार किया जा सकता है। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशकों जैसे अधिक पैदा। पहले केस में क्या था प्रारंभिक में कि उनके पास ज़मीन बहुत थी पर उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, रासायनिक खाद नहीं थी, वो सब नहीं था, वे सब नेचुरल तरीके से करते थे। दूसरे केस में क्या था कि उनके पास ज़मीन नहीं थी, उनके पास आधुनिक सब थे और सिंचाई के साधन थे और रासायनिक उर्वरक थे, फिर भी उनके पास ज़मीन कम थी। अब तीसरा केस ये है कि उनके पास ज़मीन भी बहुत है और आधुनिक चीज़ें भी बहुत है, रासायनिक उर्वरक भी उनके पास है, सिंचाई के साधन भी है, तो फिर क्या करेंगे, उतनी तो वे खा नहीं सकते, इसलिए उसका व्यापार करते हैं। इस प्रकार की कृषि में मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशकों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल एक वाणिज्यिक फसल है, परंतु उड़ीसा में एक जीविका की। समझ गए कि कहीं कोई वाणिज्य की है, कहीं वो जीवन निर्वाह कृषि है, वो सब अलग अलग है। अब एक आगे रोपण कृषि। रोपण कृषि भी एक वाणिज्य का ही प्रकार है, ठीक है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच में अंतरापृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिक की सहायता से की जाती है। इसे प्राप्त चारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना ये सभी महत्वपूर्ण रोपण फसल है। 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि रोपण फसलें बताओ। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी और वहाँ की मुख्य रोपण फसल है, क्योंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास के लिए परिवहन और संचार भी इससे संबंधित आते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कृषि के देखो यहाँ मैं एक बार डायग्राम से समझा देता हूँ। कृषि के मुख्य रूप से 3 टाइप्स आ गए, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, गहन जीवन निर्वाह कृषि, वाणिज्य जीवन निर्वाह कृषि, और इसका भी एक आप रोपण भी कह सकते हैं, ठीक है। ये इन दोनों का उद्देश्य व्यापार होता है, इन दोनों का उद्देश्य जीवन निर्वाह होता है। इसके पास ज़मीन ज़्यादा होती है, इसके पास ज़मीन कम होती है, इसके पास आधुनिक तंत्र होते हैं और इसके पास आधुनिक तंत्र नहीं होते, औजार नहीं होते, सिंचाई के साधन नहीं होते, रासायनिक उर्वरक नहीं होती, इनके पास सब होता है, ठीक है। और इनके पास दोनों होता है, इसलिए ये व्यापार करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। लेक्चर नंबर 16 में मिलते हैं और इसमें आपको क्या नहीं समझ आया वो कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दें।